ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग 3D में पढ़ लिए थे कि एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं कैसे हैं, एक लाइन और वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का क्या डिफरेंस है, क्या होता है, वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन और लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक है, और हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि जो लाइन का भीतर में एंगल क्या होता है, कैसे निकलता है, और पैरेलल कब होता है, परपेंडिकुलर कब होता है, तो सब कंडीशन हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग चलो पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, ये 3 डायमेंशन का स्ट्रेट लाइन है। ओके, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर 2D में तो स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए थे, वहां पे याद होगा स्ट्रेट लाइन पढ़ते से हम लोग क्या किए थे, लोकस ऑफ ए लाइन निकाले थे। ओके, और क्या निकाले थे, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स निकाले थे। ऑलराइट ना, उसके बाद हम लोग क्या निकाले थे कि लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, दो लाइन का भीतर में एंगल कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज हम लोग उसमें डिस्कस किए थे। यहाँ पे फिलहाल हम लोग 3D में भी वैसे टाइप का कुछ चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले लाइन का इक्वेशन हम निकालना सीखते हैं। ओके, सबसे पहले लाइन का इक्वेशन निकालना सीखते हैं कि एक लाइन अगर है 3D में तो उसका इक्वेशन निकालना सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन हम दो फॉर्म में पढ़ेंगे, एक कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे और एक वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। कार्टेशियन फॉर्म मतलब x1 y1 z1 x y z यही सब से जुड़ा होता है, और वेक्टर फॉर्म मतलब हम लोग को वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c ऐसे दिया होगा, तो कैसे उस टाइप का चीज में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म में पढ़ना काफी आसान होता है। मतलब वेक्टर के साथ इसको एनालॉजी करोगे, वेक्टर के साथ इसको अगर हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे तो लाइन का काफी सारे चीज बहुत आसान हो जाएगा अगर हम वेक्टर का फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। तो इसलिए हम इसको दोनों तरीका से स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये जो वर्ड हम सुनते हैं इक्वेशन जो वर्ड हम लोग सुनते हैं उसमें से हमको पता चलता है कि इट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई एंड जेड। हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एंड वाई में रिलेशन होता था, हम 3D अभी पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड होने वाला है। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या होता है लाइन का इक्वेशन। सबसे पहला इक्वेशन देखो, अगर लाइन का क्या क्या दिया होगा, पॉइंट इज गिवन ऑन द लाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन ऑन द लाइन। पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दिया होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट और डीसीएच दिया होगा। ये दोनों केस में हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट और डीआरएस में निकाल सकते हैं, पॉइंट और डीसीएस में निकाल सकते हैं। सोचो कि एक लाइन है ना, ये लाइन का ऊपर एक पॉइंट दिया है हमको x1 y1 z1, और इसका ऊपर इसका डायरेक्शन रेशियो दे दिया है। डायरेक्शन रेशियो सबको पता है कि हम लोग ए बी सी में लिखते हैं, तो फिर हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए इन कार्टेशियन फॉर्म। हम कार्टेशियन फॉर्म में देखना चाहते हैं कि इसका इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस लाइन का ऊपर कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा एक्स वाई जेड। इतना तो ध्यान में होगा, सबको पता होगा सबको। When we are writing x1 y1 z1, it is a fixed point. That value will be given. But when we write x y z, it is not fixed point. It is any point on the line. मेरा मन में आया, मेरा हाथ यहाँ पे चले गया तो ये वाला पॉइंट में बोल दिया, किसी का हाथ अगर यहाँ पे चले जाएगा वही एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड डिफरेंट ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये एक्स वाई जेड में रिलेशन बनाने का कोशिश करते हैं। ऑलराइट ना, ओके, तो ये लाइन का डीआरएस हम निकालते हैं। डीआरएस ऑफ द लाइन क्या होगा बताओ, डीआरएस ऑफ द लाइन, ये लाइन का डीआरएस क्या हो जाएगा। हम पढ़े हैं लास्ट क्लास में, हम लोग डिस्कस किए थे, अगर एक लाइन का ऊपर दो पॉइंट होगा तो उसका डीआरएस निकालने के लिए जस्ट माइनस कर देते हैं हम लोग। तो x माइनस x1, ओके, y माइनस y1 और z माइनस z1। सो दीज आर योर डीआरएस ऑफ द लाइन। किस लाइन का डीआरएस है, ये लाइन का डीआरएस है। ऑलराइट, लेकिन ये लाइन का डीआरएस तो मेरे को पहले से दे रखा है, ये लाइन का डीआरएस मेरे को पहले दे रखा है, क्या है वो, ए बी सी। तो फिर कैसे होगा, एक लाइन का डीआरएस क्या दो तो होगा, हो सकता है, एक लाइन का डीआरएस तो अनगिनत होता है, हम लास्ट डिस्कस किए थे। तो फिर इनमें कुछ रिलेशन तो होना चाहिए।
इनमें कुछ रिलेशन होगा। तो रिलेशन क्या है? ये भी DRS है, ये भी DRS है, मतलब वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एंड ये प्रोपोर्शनल जब होगा तो ये निकल के आ जाएगा x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। तो ये जो है ना, दिस इज द रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश कर लिए। किसका बीच में? a b c का बीच में, सॉरी x y z में ये रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर लिए। बिकॉज इट इज द रिलेशन बिटवीन x y z, सो दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, हम इसको और एक चीज भी बोलते हैं, क्या? सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं लाइन का इक्वेशन का। ओके, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। अच्छा, सोचो कि हमको DRS ना देके अगर DCS देता तो क्या हम इक्वेशन निकाल सकते थे? यस, अगर DRS ना देके हम DCS ले लेते तो भी इक्वेशन वही निकलेगा। क्या? यहाँ पे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 है, वो DRS है, और इसका DCS LMN अगर ले लूं मैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 बाय l, y माइनस y1 बाय m, z माइनस z1 बाय n। मतलब अगर पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, इस लाइन का अगर पॉइंट दिया हुआ है मेरे को x1 y1 z1 और DRS के बजाय हमको DCS दे दिया है, तो फिर इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस x1 बाय l इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय n। तो इससे हमको पता चल गया कि एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए I want what? कार्टेशियन फॉर्म में। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म। एक पॉइंट अगर लाइन का ऊपर दिया है, उसका DRS या DCS दिया है, तो उससे उसका इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, उससे उसका इक्वेशन मिल जाता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो आगे देखते हैं कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। वेक्टर फॉर्म में हमको देता क्या है? वेक्टर फॉर्म में हमको देता क्या है? ये लाइन का इक्वेशन चाहिए मान लेते हैं, तो ये लाइन का ऊपर एक पॉइंट देगा, लेकिन वो पॉइंट इस फॉर्म में नहीं होगा। ये पॉइंट जो है इस फॉर्म में नहीं होगा, वो वेक्टर के फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में अगर होगा तो भी हम उसको वेक्टर का फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट मी राइट इट एज ए वेक्टर सपोज। ओके, तो ए वेक्टर हो गया हमारा क्या? वही पॉइंट को ही मैं ले लेता हूं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऑलराइट, ओके, ये लाइन जो है इस पॉइंट का थ्रू में पास किया है, और ये लाइन ना है, ये वेक्टर के साथ पैरेलल है। ये वेक्टर हमारा हो गया क्या? b। ये वेक्टर हमारा b हो गया। इस मतलब हमारा वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? लाइन का ऊपर का एक पॉइंट चाहिए जिसका पोजीशन वेक्टर देगा, और लाइन किसी के साथ पैरेलल है वो देगा। अब बात हो गया कि फिर इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा। यहाँ पे तो हम बोलते हैं कि रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे क्या चीज लेंगे? यहाँ पे भी वही एक्स वाई जेड होगा, लेकिन उस एक्स वाई जेड को अभी हम लोग आर नाम से जानेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, हम 3D पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो आर वेक्टर का बारे में समझ जाओ पहले से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर वेक्टर इज नथिंग बट एनी पॉइंट, जैसे मैं एक्स वाई जेड लिखा हूं वैसे है। तो इसको मैं चाहूंगा तो लिख सकता हूं एक्स आई कैप, लिख सकता हूं नहीं, ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड, whenever you see r vector, this is x I cap plus y j cap plus z k cap। मेरा बंद करो, x I cap plus y j cap plus z k cap। ऑलराइट, चलो अब देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनता है। That means I have to find a relation between this r and all these things, या फिर ये r का आपका रिलेशन चाहिए। ओके, तो हम कैसे निकालें? तो लेट मी नेम इट, इसका नाम दे देता हूं मैं, इसका मैं नाम दे देता हूं a, इसका नाम दे देता हूं b। तो कैन आई फाइंड ए बी वेक्टर? यस, आई कैन फाइंड ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हमारा कैसे मिलेगा? ये OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर,
और OB वेक्टर इज नथिंग बट R वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज नथिंग बट A वेक्टर। सो दिस इज योर AB वेक्टर। अब बात हो गया क्या AB और इस B में क्या रिलेशन है, पैरेलल है। और हम जानते हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल आता है तो A1 इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। इसका मतलब AB इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B, दैट्स ऑल। क्योंकि AB पैरेलल टू B है, एज AB पैरेलल टू B। सो आई होप सबको ये वाला पॉइंट समझ में आया। ऑलराइट, चलो अब हम इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं। AB वेक्टर इज योर R माइनस A वेक्टर, R माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, या फिर हम ऐसा बोल देंगे कि R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। और ये जो हमको मिला ना, यही होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब सोचो कि लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है, एक पॉइंट का और उसका DRS का। और वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता है, एक पॉइंट और अगर किसी को पैरेलल है तो। ठीक है, अब बात हो गया कि अगर हमको लाइन का इक्वेशन या फिर हमको गिवन है इस फॉर्म में, तो क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल। हम जो उसका DRS लेते हैं वो DRS इज नथिंग बट B। उसका DRS अगर 1 2 3 होगा तो हमारा B वेक्टर हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। ओके, और वो पॉइंट जब पास किया होगा कोई पॉइंट में 2 3 5, तो हम लिख देंगे A वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 5K कैप, दैट्स ऑल। तो दैट इज हाउ हम उसका कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं और हम उसका क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा इंटर कन्वर्टेबल भी हो सकता है। कार्टेशियन फॉर्म दिया होगा वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म दिया होगा कार्टेशियन फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज नथिंग बट x1 y1 z1। ये जो A देख रहे हो ये x1 y1 z1 है, और ये B देख रहे हो ये A B C है, एलिमेंट नहीं है, A B C है। क्लियर इतना? चलो, यहां से हमको लाइन के इक्वेशन के बारे में पता चल गया। वो जो मैं बताया उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये हमारा कार्टेशियन, दोनों ही कार्टेशियन फॉर्म में। एक में हो गया क्या, पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे x1 y1 z1 पॉइंट हो गया, और DRS हो गया हमारा कितना, ABC। तो ये इक्वेशन होगा। ऑलराइट, और अगर हमारा पॉइंट हमारा x1 y1 z1 है और DRS है हमारा कितना, एलिमेंट, तो हम बोलते हैं DCS, एलिमेंट है, तो ये इक्वेशन होता है। तो A प्लस लैम्डा B, इसको लैम्डा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, A प्लस लैम्डा B। यहाँ पे A हो गया क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट थ्रू व्हिच द लाइन इज पासिंग, और B हो गया द पैरेलल वेक्टर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये B जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। B इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि B ही सब काम करेगा। एंगल निकालोगे, पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, सब ये B से ही हम निकालते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है। लाइन का ऊपर अगर 2 पॉइंट दिया है तो फिर उसका इक्वेशन कैसे निकाला जाए। मतलब यहाँ पे हमको दे देगा x1 y1 z1, और दे देगा क्या, x2 y2 z2, और देगा नहीं कुछ, पहले लाइन के ऊपर 2 पॉइंट देगा। इस पहला कंडीशन में हमको क्या देता है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट देता है और DRS देता है या फिर DCS देता है। अभी हमको खाली 2 पॉइंट देगा, तो हम इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, सिंपल वे में हम निकालेंगे। इसका पर एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लिए। ये एक पॉइंट हो गया, मान लेते हैं x, y, z। तो फिर इसका DRS निकालते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो DRS ऑफ AB निकाल देंगे। DRS ऑफ AB कितना हो जाएगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। फिर हम निकालेंगे क्या,
DRS ऑफ AC, AC का DRS क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। क्योंकि ये भी AB और AC, क्योंकि AB और AC एक्चुअली में दो अलग अलग लाइन नहीं है, सेम लाइन है। AB और AC सेम लाइन है, मतलब दोनों का DRS भी सेम, सेम तो नहीं, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, इनको प्रोपोर्शनल कर लेंगे। x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। सो दैट इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं तो, और कार्टेशियन फॉर्म में देख रहे हैं तो ये हो गया ऑलराइट। चलो अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा लाइन है, इसका ऊपर दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है ना, ये एक पॉइंट ए, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। हमको क्या निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो फिर से जैसे वहां पे किए थे, यहाँ पे भी हम नेमिंग कर देते हैं, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी नाम ले देते हैं, मान लेते पी नाम दे दिए, ठीक है। तो अभी हम ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और एपी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। P क्योंकि एनी पॉइंट है तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, सॉरी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है तो इसको हम R लिखेंगे, जो फिक्स्ड है, गिवन होगा तो फिक्स्ड है, तो ये दोनों गिवन है तो ये दोनों फिक्स्ड है, तो हो जाएगा क्या, R माइनस ए वेक्टर। अब हम क्या देख रहे हैं कि AB वेक्टर और AP वेक्टर कोलिनियर है या फिर पैरेलल हम बोल लें, तो हम क्या लिख सकते हैं, as AP vector is parallel to AB vector, so R minus A is equal to lambda times of B minus A। तो उससे हमको पता चला कि R वेक्टर का वैल्यू हो गया A प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ B माइनस A वेक्टर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी तक हम 4 ही इक्वेशन पढ़े हैं, चारों को याद रखना पड़ेगा, सिंपल। तो लाइन का इक्वेशन 3D में हम जब लाइन का इक्वेशन निकालते हैं तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, हमको पॉइंट चाहिए, DRS चाहिए, नहीं तो पॉइंट चाहिए, DCS चाहिए, तो उसको हम यूज करके कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हैं। उसी से हम वेक्टर फॉर्म भी कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो वेक्टर फॉर्म करो, कार्टेशियन फॉर्म दिया होगा तो कार्टेशियन फॉर्म करो। चलो अब हम कुछ सवाल करते हैं तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ये सब कैसे निकालें, है ना। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा सबको, बोलो बोलो। यस सर। हाँ सर वो AB और BC लेने से नहीं होगा सर, AB AC ले रहे हैं, AB और BC लेंगे तो AB और होगा हाँ होगा। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू B प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस A, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग जो पॉइंट ये है x1 y1 z1, इसका जगह में अगर चाहोगे तो x2 y2 z2 भी लिख सकते हो। तो इसमें पॉइंट हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, ये पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। और इसमें हम यहाँ पे जब हम लोग लिख रहे हैं A वैल्यू, A का जगह में ना लिख के हम B चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसका। ओके, हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, BC भी हम निकाल सकते हैं, BP और BA ये सब भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ वही बोला जो पढ़ाया उसको में ऐसे टाइपिंग का फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको लैम्ब्डा लिख लेते हैं। ओके चलो क्वेश्चन करते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखो 1A। हमारा एम क्या है, हमारा एम है क्या,
पॉइंट निकालो, DRS निकालो, ये दो चीज निकालो, लाइन का इक्वेशन मिलेगा। या फिर 2 पॉइंट्स निकालो और लाइन का इक्वेशन निकालो। DRS निकालने से भी चलेगा, DCS निकालने से भी चलेगा, ठीक है। DRS DCS ये दोनों में से कोई एक निकालना है। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 1 का A इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ये 2 पॉइंट दे दिया है, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म करना है। तो इसको x1 y1 z1 ले ले, पहला को x1 y1 z1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया 3 4 -7, और दूसरा हो गया x2 y2 z2 x2 y2 z2। तो ये हो गया हमारा कितना i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप। ओ सॉरी, हम स्केलर फॉर्म में करें ना, तो दिया है कितना 1 - 1 6। चलो अब निकालते हैं। therefore इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस x1 का मतलब 3 हो गया, बाय x2 माइनस x1 1 माइनस 3 हो गया, इज इक्वल टू y माइनस y1 तो y माइनस 4 हो गया, डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस z1। तो z माइनस z1 का वैल्यू -7 है, तो माइनस z1 करने से +7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 13। ओ 6 प्लस 7 हो गया, मेरा दिमाग में वो नंबर आ गया ऐड करने का। तो इट इज गिविंग यू x माइनस 1 बाय -2 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाय -5 इज इक्वल टू z प्लस 7 बाय 13। तो ये हो गया इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। एक नंबर का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ये हो गया। अच्छा मैं बता दूं, DRS एक लाइन का बहुत सारे हो सकता है। अगर किसी को पसंद नहीं है कि सर ये पहला में हम माइनस रखें, तो चाहोगे तो माइनस मल्टीप्लाई कर लो इसमें सो दैट यू विल गेट 2 हाई -13, वो लिखने से भी चलेगा। अगर किसी को पसंद नहीं सर पहला में हम माइनस नहीं लिखेंगे प्लस लिखेंगे, लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, कोई कर सकते। तो पहला 1 का A हो गया सबका। चलो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। 1 का A का हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म करते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी लाइन जो भी पॉइंट दिया है उसको A वेक्टर और B वेक्टर का नाम दे दो। तो A वेक्टर हो गया हमारा कितना 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। ओके, और B वेक्टर हो गया हमारा कितना, व्हाट इज इट i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप। तो हम फॉर्मूला देख रहे थे कि a प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ b माइनस a होता है, तो b माइनस a वेक्टर निकाल देते हैं। b माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा देखो, 1 माइनस 3 माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 13k कैप। यू कैन सी कि ये वाला वैल्यू हमारा आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको। Therefore इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a वेक्टर हमारा कौन सा है, ये वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ व्हाट माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 13k कैप। क्या कुछ आगे और करना है, नहीं, यहाँ पे ही इसका आंसर खत्म। इतना ही हमको करना है टू गेट द आंसर, ठीक है। तो आंसर हमारा इतना में खत्म हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। बिट बी क्या बोला है कि पासिंग थ्रू दिस एंड डायरेक्शन एंगल्स आर दिस। अच्छा, तो हमको क्या क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, DRS या DCS चाहिए।
अगर हमको डायरेक्शन एंगल दे दिया होगा तो क्या निकाल सकते हैं हम? DCS निकाल सकते हैं, हम DCS निकाल सकते हैं। तो फिर हम निकालना चालू करते हैं, क्या होगा देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट दिया है, पहले पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर DCS निकालते हैं। ऑलराइट, बिट बी पॉइंट हो गया 1 4 2, DCS 30 60 90। ठीक है, चलो बिट बी पॉइंट हो गया हमारा x1, y1, z1 इज इक्वल टू 1, 4, 2 और DCS L इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, M इज इक्वल टू cos 60 डिग्री और N इज इक्वल टू cos कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा cos 30 √3/2 होता है। cos 30 इज √3/2 ना, √3/2। cos 60 हो गया हमारा हाफ और cos 90 हो गया हमारा 0। Therefore इक्वेशन is कितना हो गया x - 1/√3/2 इज इक्वल टू y - 4/1/2 इज इक्वल टू z - 2/0। तो ये हो गया इसका इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नीचे में √3/2 हाफ, ये तो या तो इसको ऊपर चढ़ा दो या फिर सब में 2 मल्टीप्लाई कर दो। सब में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमको मिलेगा x - 1/√3 इज इक्वल टू y - 4/1 इज इक्वल टू z - 2/0। तो ये हो गया हमारा इसका इक्वेशन, किसका? लाइन का। यहाँ पे ये एक्चुअली डिवाइड नहीं हुआ है, जस्ट ए फॉर्म टू राइट, दैट इज व्हाई ये अनडिफाइंड दिखाई देने का बाद भी इसको हम लिखते हैं, बिकॉज इट इज वी आर नॉट डिवाइडिंग दिस, इट इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ राइटिंग, रिलेशन बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो गया ना? ये हमारा इसका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा क्या? इसका वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो गया? मान लेते हैं हमको दिया है पॉइंट जो A हो गया, दैट इज इक्वल टू योर i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। और वो जो B वेक्टर है ना, डायरेक्शन रेशियो से बनता है, हम इसको डायरेक्शन कोसाइन भी ले सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो जहां जहां लिखा है हम उसमें चाहेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन का यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 0 है ना, 0 into k कैप, मतलब ये हो गया कितना? √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। Therefore इक्वेशन क्या हो जाएगा? R is equal to A plus lambda B, so that is I cap plus 4j cap plus 2k cap plus lambda times of B का वैल्यू हो गया √3/2 I cap plus 1/2 j cap। आई होप सबको समझ में आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड बिट समझ में आ गया सबको। चलो अगला बिट सब जल्दी करते हैं। अभी क्या बोला है? पासिंग थ्रू दिस एंड इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सेस। हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे, इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सेस का जो DCS होता है 1/√3 1/√3 1/√3। एक्चुअली इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सेस बोलने से उसका बहुत सारे लाइन आ सकता है, क्योंकि हमारे पास 8 ऑक्टेंट है, 8 ऑक्टेंट है, पता है ना। तो हर ऑक्टेंट में तुम्हारा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू अलग अलग आएगा। और हम एक्चुअली निकाले थे, शायद मेरे को जो याद आ रहा है, हम लोग निकाले थे प्लस माइनस 1/√3 निकाले थे। ओके, फिर से प्लस माइनस 1/√3, फिर से प्लस माइनस 1/√3, ऐसा निकाले थे 11 का वैल्यू। और इसमें से मैं इसको 8 सेट में बना सकता हूँ, 8 सेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? 1/√3 1/√3 1/√3 एक सेट हो गया, 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 दो सेट हो गया, 1/√3 प्लस 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3 तीसरा सेट हो गया, और 1/√3 माइनस 1/√3 प्लस 1/√3 चौथा सेट हो गया। जैसे यहाँ पे प्लस लेके 4 तो सेट बनाया, माइनस लेके भी हम 4 तो सेट बना सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? नॉट? समझ में आया कि नहीं? जैसे एक ऑक्टेंट में हमारा लाइन ऐसे जाएगा तो अल्फा बीटा गामा जो एंगल करेगा वो उसको अगर पीछे ले लेंगे तो दूसरा ऑक्टेंट में चले जाएगा तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू चेंज हो जाएगा।
फिर एक और ऑक्टेन में आएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो करेगा, पीछे लेंगे तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू फिर चेंज हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमारा 8 तो आता है। बट हम वेरी जनरल कंसीडर करते हैं, जिस क्वाड्रेंट में या फिर जिस ऑक्टेन में मैं हूँ उस ऑक्टेन के बारे में बात करेंगे, जो कि प्लस आएगा सारे वैल्यू 1/√3 1/√3 1/√3। तो फटाफट हम लोग लिख लेंगे 142 पॉइंट हो गया, इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सिस। तो हमारा सी बिट हो जाएगा क्या, सी बिट का आंसर क्या होगा 0.142 पॉइंट हो गया हमारा कितना 142 1,4,2 और DCS जो है ना वो हो जाएगा 1/√3 ओके 1/√3 और 1/√3। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा x - 1/1/√3 is equal to y - 1/1/√3 y - 4 and z - 2/1/√3। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है। ओके, ये 1/√3 सब जगह में क्यों रखेंगे, इसको अच्छी तरीके से लिखने के लिए 1/x - 1/1 is equal to y - 4/1 is equal to z - 2/1। √3 हम हर जगह में मल्टीप्लाई कर दे ताकि इसका लुक्स थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। अगर इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉइंट का जगह में वेक्टर फॉर्म में अगर हम करना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से ए वेक्टर लिख लेंगे। इसको ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर हो गया हमारा कौन सा, वो जो है 1/√3 वाला 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। ओके, इसमें भी चाहोगे तो हटा सकते हो, क्योंकि ये वेक्टर के साथ अगर √3 मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो पैरेलल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इनटू या फिर λ/√3 कर लो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। जल्दी से बता दो, सबको समझ में आया ये तीसरा बिट? यस सर। चलो, अब चौथा बिट बोला क्या है कि 142 से पास किया है और एक और लाइन को पैरेलल है। ये 142 को पास किया है, एक और लाइन को पैरेलल है। अब ध्यान में रखो कि अगर हमारा दो लाइन पैरेलल है, 3D में दो लाइन पैरेलल है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। एक लाइन का, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो 142 है। ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर मैं 142 ले लेता हूं तो क्या ये 142 को प्रोपोर्शनल है? ये गिवन है, दिस इज गिवन टू मी, ये गिवन है। ये नहीं दिया था मेरे को, ये मेरे को नहीं दिया था। मैं क्या बोल रहा हूं कि इतना जानता हूं कि इसके साथ ये पैरेलल है, तो मेरे को पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो मेरा मन में आया कि मैं वैल्यू यही वाला ही वैल्यू ले लूं, 142 यहाँ पे है, यहाँ पे 142 में ले लूं। तो बात है क्या, ये प्रोपोर्शनल है क्या आपस में? अगर है तो मैं ले सकता हूं, नहीं है तो नहीं ले सकता। है ऑफ कोर्स, क्योंकि 1/1 का वैल्यू 1 होता है, 4/4 का वैल्यू भी 1 होता है और 2/2 का वैल्यू भी 1 होता है। इसका मतलब ये कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ हो गया कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक का डायरेक्शन रेशियो को हम यूज कर सकते हैं दूसरा लाइन का DRS में। समझ में आया कि नहीं? If two lines are parallel, then I can use the direction ratio of one of the line for the second line. जिसका दिया हुआ है उसका डायरेक्शन रेशियो हम दूसरे लाइन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जो दिया है सवाल में, वो दिया है कि पैरेलल टू दिस वन, तो मतलब जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो, दो लाइन का इक्वेशन चाहिए, उसका भी डायरेक्शन रेशियो यही 142 हो जाएगा। ठीक है, लिखो as
the required line is parallel to a line having DRS 142, so DRS of required line is also 142. तो मिल गया DRS मिला, पॉइंट मिला, तो इक्वेशन मिलेगा। Therefore इक्वेशन x minus 1 by 1, y minus 4 by 1, z minus 2 by 2, ये 4 है। पता चल गया? ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो r is equal to a होता है पॉइंट जो कि i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप है, और लैम्डा टाइम्स ऑफ b हो गया हमारा क्या, और डायरेक्शन एक्सिस जो मिलता है जो कि हो गया i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। 1 सेकेंड, जब जल्दी से बता दो, समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो कोई मेरे को बोलेगा कि x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज हम क्या ले सकते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोलो, डायरेक्शन कोसाइन बोलो, दोनों सेम होता है x एक्सिस के लिए। व्हाट इज इट? 1 0 0, y के लिए 0 1 0 लास्ट क्लास हम लोग बोले थे, और z के लिए 0 0 1 बोले थे। तो मतलब DRS ऑफ द लाइन 1 0 0 लेंगे। ठीक है, तो लिख लो as DRS या फिर DCS लिख लो, DCS ऑफ x एक्सिस are 1 0 0, so DCS of line parallel to x axis are also 1 0 0. Therefore equation x minus 0 नहीं x minus 1 है ना, पॉइंट है कितना 142, x minus 1 divided by 0 1 is equal to y minus 4 divided by 0 is equal to z minus 2 divided by 0। तो ये हो गया हमारा इसका कार्टेशियन फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म लिखे तो यहाँ पे a का जगह में हम लोग लिखेंगे क्या, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और b का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, i कैप 1 into i कैप जो कि i कैप हो गया। तो लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, r is equal to a जो कि हो गया i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b मतलब लैम्डा इनटू i कैप। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट। ठीक है, चलो अब अगला सवाल करते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, फाइंड DCS ऑफ एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस वन। बोला है कि इस लाइन का DCS निकालो और वेक्टर इक्वेशन भी निकाल के बोलो कितना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट बीट है, हमको क्या बोला है, 5x minus 2 is equal to 10y plus 2 is equal to 3z minus 3। ओके, याद होगा हम थोड़ा देर पहले पढ़े कि लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है, x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। ये होता है लाइन का इक्वेशन। अब हमको इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखना है, और हमको देख इसको हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस वन इज गिवन
लाइन का इक्वेशन, बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बट क्वेश्चन इज हाउ। तो आई कैन सी हियर कि x y z तीनों का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या x का कोफिशिएंट 5 है, y का 10 है, z का 3 है। ऑलराइट, तो मेरे को कोफिशिएंट 1 बनाना है और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें से कॉमन ले लेने वाले हैं। कॉमन क्या, डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। क्या डिवाइड करेंगे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ द कोफिशिएंट्स। इनका कोफिशिएंट का एलसीएम कितना होता है, 5, 10, 3 का एलसीएम होता है मेरे को लगता है 30। तो हम क्या करने वाले हैं, 30 डिवाइड कर देने वाले सबके साथ। अच्छा, हम दो काम करेंगे, एक तो 30 डिवाइड करेंगे, ये 30 डिवाइड हो गया, यहाँ पे 30 डिवाइड हो गया, यहाँ पे 30 डिवाइड हो गया। ओके, तीनों में डिवाइड हो गया सब एक नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला काम। दूसरा काम क्या हो गया, कॉमन ले लेना है सब में। 5 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2/5 हो जाएगा। थोड़ा गंदा दिख रहा है, बट यू हैव टू डू इट दिस वे, 10 इंटू y प्लस 2/10, ये बोलो। और यहाँ पे हो गया 3 इंटू z माइनस 1, ये अच्छा वाला वैल्यू आया। तो मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू y प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय, मैं सही लिखा क्या, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। ऑल ऑफ यू गॉट इट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे रिड्यूस कर लिए, हो गया। तो ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। तो इससे हमको पता चल गया कि इसका a का वैल्यू इज इक्वल टू 6, b का वैल्यू इज इक्वल टू 3, c का वैल्यू इज इक्वल टू 10। लेकिन मेरे को बोला है कि DCS निकालो। तो DCS निकालने के लिए मेरे को a² प्लस b² प्लस c² का रूट ओवर निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, a² प्लस b² प्लस c² का रूट ओवर, दिस इज 36 प्लस 9 प्लस 100। तो ये हो गया 145 का रूट ओवर। 145 का 45 ना, हाँ 145, जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, 145। अच्छा, तो एक लाइन का DCS हम बोले थे कि सेट एक दो टो पेयर आता है, एक तो एलिमेंट वाला, एक तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन वाला। तो प्लस माइनस लेके हम DCS निकाल सकते हैं। तो मतलब इसका DCS क्या हो जाएगा, DCS R क्या हो सकता है, प्लस माइनस 6 बाय रूट ओवर ऑफ 145 कॉमा प्लस माइनस 3 बाय रूट अंडर 145 और क्या हो गया प्लस माइनस 10 बाय रूट अंडर 145। आई होप सबको समझ में आ गया DCS क्या है। यह हमारा दो ठो DCS है। 8 तो जैसे उसमें पहले में बता रहा था, यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 2 ठो है। ओके, कौन 2 ठो है, एक हो गया प्लस वाला सारे का या फिर माइनस वाला सारे का। हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन का बारे में बोला है। क्लियर ना। चलो, ये तो DCS निकल गया, लेकिन इसका वेक्टर इक्वेशन भी निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पॉइंट निकालने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे। ऑलराइट ना, पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट कितना होगा, देखते हैं पॉइंट कितना होगा। पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, यू सी, ये देख रहे हो इक्वेशन, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेना। और जहां पे माइनस होगा यहाँ पे भी माइनस होगा, तो वो एक्चुअली में हमारा पॉइंट में प्लस आ जाएगा, और जहां पे यहाँ पे प्लस देखोगे वो माइनस आ जाएगा एक्चुअली में। तो x माइनस x1, तो x माइनस x1, तो यहाँ पे भी x माइनस x1 है, तो x1 का जगह में 2/5 है, 2/5। तो इसीलिए मैं बोल रहा था अगर माइनस है तो वो प्लस में ही लेना पड़ेगा। y माइनस y1, लेकिन यहाँ पे प्लस 1/5 है, तो इसको अगर मैं चाहूंगा तो हम ऐसे सोच सकते हैं, कुछ ऐसा, मतलब y1 का वैल्यू माइनस 1/5 है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर जहां पे प्लस देखोगे तो वहां पे माइनस ले लेना, और जहां पे माइनस देखोगे वहां पे प्लस ही रखना है पॉइंट के लिए। माइनस 1/5 एंड देन फाइनली मेरे को लगता है 1 इसका बारे में, तो इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट हो गया, तो हमको a वेक्टर मिल गया। a वेक्टर मिल गया 2/5 i कैप माइनस 1/5 j कैप प्लस a कैप।
तो अब हमको बी वेक्टर चाहिए। बी वेक्टर हमको कहां से मिलता है? बी वेक्टर हमको डीआरएस से मिलता है। डीआरएस यहाँ पे क्या है? 6 3 10। तो हो जाएगा बी वेक्टर कितना? 6i केप प्लस 3j प्लस 10k। सो हमको वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन मिल गया क्या? r इज इक्वल टू 2/5i केप माइनस 1/5j प्लस k। दिस इज a हो गया प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ 6i केप प्लस 3j प्लस 10k। आई होप सबको समझ में आ गया। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है। कार्टेशियन फॉर्म से हम वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस कर लिए। ये क्वेश्चन दो देखो, हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म में हम लिखे थे, उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस कर लिए। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। एक और फॉर्म भी है, एक और मेथड भी है कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करने का। चलो उसको भी बता ही देता हूं मैं कैसे करते हैं, है ना। चलो इस लाइन का इक्वेशन, अच्छा ये दूसरा लाइन में करेंगे, ये वाला जो दूसरा लाइन दिया है उसमें करेंगे, ठीक है, कार्टेशियन से वेक्टर। सेकंड बिट कितना दिया है? 7 - 3x/6 लिखते हैं बिट बी। 7 - 3x/6 is equal to what is given? 3y - 2/12. 3y - 2/12 is equal to, तीसरा क्या हो गया? z - 3/6। z - 3/6। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? हाँ कि ना बोल दो जल्दी से। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? x y z का कोफिशिएंट जो है वो, अच्छा यहाँ पे डिवाइड तो ऑलरेडी है, उनका कोफिशिएंट का एलसीएम तो खाली कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो x का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो -3 कॉमन ले लेता हूँ। तो इट इज x - 7/3 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू y - 2/3 इंटू 3 भी यहाँ पे है डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू, ये तो है डायरेक्ट 7 सॉरी z - 3 डिवाइड बाय 6। सो इसको मैं लिख लूंगा x - 7/3 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू y - 2/3 डिवाइड बाय 12। ओह सॉरी कैंसिल नहीं कर रहा हूं ना, कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, x - 7/3 डिवाइड बाय -2 आ रहा है, ये -2 आया, ये 4 आया, ये आ गया z - 3/6। अच्छा इसमें देख सकते हो ना सारे में कॉमन फैक्टर है, तो हम चाहेंगे तो ये रख भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा बोलेंगे कि अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको हटा दो और छोटा कर लो, बेस्ट होता है। तो इट कैन बी रिटन एज x - 7/3 बाय -1 यू से इज इक्वल टू y - 2/3 is by 4 नहीं 2 okay is equal to z - 3 divided by 3। all of you got it ना? got it? तो यहाँ से हमको पता चला कि a का वैल्यू -1 हुआ, b का वैल्यू 2 हुआ और c का वैल्यू √3 हुआ, नहीं 3 है, खाली 3 है, c का वैल्यू खाली 3 है। तो फिर हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलता है देखते हैं। 1 + 4 + 9 इज इक्वल टू √14। तो दिस इज व्हाट वी गेट। तो हमारा DCH जो है, अगर हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं माइनस प्लस, पहले माइनस लिखा है इसलिए माइनस लिखेंगे, 1/14 प्लस माइनस 2/√14 और 3/√14। आई होप सबको समझ में आ गया। DCS क्या होता है? 2 तो सेट होता है, या तो 2 तो नहीं लेके 1 लेने से भी चलेगा, खाली प्लस प्लस सब में ले लेना। सब में प्लस प्लस मतलब ये पहले माइनस है तो माइनस ही रहेगा, मतलब -1/√14 2/√14 और 3/√14 दैट आल्सो यू कैन टेक, और +1/√14 -2/√14 एंड 3/√14 -3/√14। आया समझ में? चलो अब इस लाइन को वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं अलग फॉर्मेट में, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, है ना,
इज इक्वल टू, इसको हम लैम्बडा लिख लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लैम्बडा लिख लेंगे। ये हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं, देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 7/3 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लैम्बडा, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा, और z माइनस 3 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा। ओके, x माइनस 7/3 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा, दिस वन इज दिस वन इज दिस मच, ओके ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, किसको, इसको उस तरफ ले लेते हैं, इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/3 माइनस लैम्बडा, 7/3 माइनस लैम्बडा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस लैम्बडा, और z इज इक्वल टू कितना हो रहा है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 लैम्बडा, 3 प्लस 3 लैम्बडा, 3 प्लस 3 लैम्बडा, ठीक है। चलो अब अगर मैं x i के प्लस y j के प्लस z के कैप कर देता हूं तो क्या आता है, x i के प्लस y j के प्लस z के कैप कर दूंगा, तो इसमें i कैप मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी i कैप मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 7/3 माइनस लैम्बडा इनटू i कैप प्लस 2/3 प्लस 2 लैम्बडा इनटू j कैप प्लस 3 प्लस 3 लैम्बडा इनटू k कैप। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट ना। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि x i के प्लस y j के प्लस z के वही r होता है, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना ये हमारा r हो गया, ये जो देख रहे हो दिस इज नथिंग बट r, और उसमें अगर हम सेपरेट करते जाएंगे तो इट इज कमिंग 7/3 i के प्लस 2/3 j के प्लस 3k के, देन प्लस ओके लैम्बडा कॉमन ले लूंगा तो माइनस i के प्लस 2j के प्लस 3k के, एंड दिस इज योर दैट वेक्टर इक्वेशन, ओके। तो मतलब यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा लिख लिया, फिर हम लोग x i के प्लस y j के प्लस z के कर लिए और उसको सॉल्व करते हुए यहाँ पहुंच गए। समझ में आया सबको? यस सर। चलो ये दो है फॉर्म मेथड जिसमें हम कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हो गया हमारा क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने से क्या होता है हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इसमें ये कोई क्वेश्चन है नहीं, खाली एक तो इंफॉर्मेशन था देने के लिए, इसीलिए हम क्वेश्चन लिखे हैं। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज क्या हो जाएगा बताओ, x by 1 is equal to y by 0 is equal to z by 0। कैसे? x एक्सिस तो 0 0 दे के पास किया है, तो x minus 0 by this, y minus 0 by this, z minus 0 by this, उनका डायरेक्शन इससे फिर डायरेक्शन कोसाइन। यह हमारा कार्टेशियन फॉर्म था। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, r is equal to lambda into i cap, r is equal to lambda into i cap, that's all। कैसे? r is equal to a plus lambda भी होता है ना, a का वैल्यू कितना है 0 0 0, पॉइंट तो 0 0 0 है, प्लस लैम्बडा इनटू दिस, ओके। ऐसे अब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज कितना हो जाएगा बताओ, x by 0 is equal to y by 1
इज इक्वल टू जेड बाय 0 और यहाँ पे हो जाएगा r इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू जे कैप। ओके, एंड ऐसे ही इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस हो गया हमारा x बाय 0 इज इक्वल टू y बाय 0 इज इक्वल टू z बाय 1। दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, हो गया।